हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रमेश में। तो दोस्तों, पीछे हमारी क्लास चल रही थी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद हमारी वीडियो नहीं आई। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारे जो सेटअप था, बोर्ड का सेटअप हमसे नहीं बन पा रहा था। और आज हमने कोशिश करी है नया सेटअप लगाने की, और नए सेटअप में आज हम चालू कर रहे हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंपाउंड सेंटेंस। तो दोस्तों, आज जानेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस को कैसे फाइंड करते हैं। जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भाई हमसे कंपाउंड सेंटेंस नहीं आते, या हमने सेंटेंस तो बहुत पढ़े हैं लेकिन कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो ये चीज़ हमें मतलब एनालाइज नहीं कर पाते। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंपाउंड सेंटेंस। अब दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस आप हेडिंग बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस को दोस्तों बोलते हैं हम संयुक्त वाक्य। इसे बोलते हैं दोस्तों संयुक्त वाक्य। तो कंपाउंड सेंटेंस में दोस्तों क्या होता है, जैसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में था कि भाई इसमें एक प्रिंसिपल क्लोज थी और एक सबऑर्डिनेट क्लोज थी, लेकिन कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना। इसका मतलब सब कुछ संयुक्त हो जाएगा। तो इसकी पहचान होती है दोस्तों, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डायरेक्शन है आपकी, कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लोज को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ता है। देखो दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस आपका वह सेंटेंस होगा जिसमें दो मतलब टू और मोर देन जिसमें दो, आप पूरा हिंदी में लिखें दोस्तों। कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होगा जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लोज, मतलब दोस्तों इसमें आने वाली है आपकी ये प्रिंसिपल क्लोज। चाहे तो ये प्रिंसिपल क्लोज दो हों या दो से अधिक हों, लेकिन किससे जुड़ी होंगी दोस्तों, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होंगी। इसमें क्या आता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दोस्तों कौन से होते हैं, मैं भी आपको बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारे कौन से होते हैं और इससे कैसे हम पता लगाएंगे। तो दोस्तों, इसमें आता है आपका बट, इसमें आता है एंड, सो, देयरफॉर, कॉमा, व्हेयरएज, कॉमा, येट, कॉमा, फॉर, कॉमा, और, कॉमा, नॉर, कॉमा, व्हाइल, कॉमा, आइदर और, कॉमा, नाइदर नॉर, कॉमा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो दोस्तों, ये सभी क्या हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। और जो इन कंजक्शन से हमारे दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लोजेज जोड़े होते हैं, वही सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब आप चाहें दोस्तों इन्हें उतार सकते हैं, और मैं आपको देखो इसके एग्जाम्पल्स बोल रहा हूं। अब दोस्तों देखो, अब मैं सेंटेंस आपको बोल रहा हूं। सेंटेंस है दोस्तों आपका सी इज रिच बट सी इज नॉट वेन। सी इज रिच बट सी इज नॉट वेन। दोस्तों, वह अमीर है परंतु उसे घमंड नहीं है। तो दोस्तों, अब अगर हम इसका अर्थ निकालें तो अर्थ से पता लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम किसके पास होता है कि वो अर्थ निकाले। एग्जाम में आपको क्या देखना है कि कुछ ना कुछ उसके पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट पर आपको पहुंचना है। अगर एग्जाम आपको
टाइम से पहले क्रैक करना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको उस पॉइंट पर पहुंचना है जिससे सेंटेंस को आपको पता चल जाए कि सेंटेंस हम कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों जहां बट आपका आता है तो बट किस में आता है, तो आप कह देंगे कि कंपाउंड सेंटेंस में आता है। और ध्यान रखना दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस की एक पहचान और होती है कि कंपाउंड सेंटेंस में मुख्यतः एक ही सब्जेक्ट होता है और वही सब्जेक्ट अपने साथ एक से ज्यादा वर्ब्स को ले सकता है। तो जैसे इसमें था सब्जेक्ट देखो एक ही है, सी इज रिच बट सी इज नॉट वैन। यहाँ भी सी वही है और यहाँ भी सी वही है, तो व्यक्ति एक ही है। तो आप कह सकते हैं कि बट से जो भी आपका जो भी दो क्लोज जुड़ेंगी वो कौन सी होंगी, प्रिंसिपल क्लोज होंगी, और सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। सेंटेंस है ही डज नॉट एंड will not go there, will not go there। अब दोस्तों सेंटेंस में हमें पता लगाना है कि किसका है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या मिला, एंड के पहले एक क्लोज ये है, दूसरी क्लोज ये है, और इसका मोस्टली सब्जेक्ट भी एक ही है। तो एक सब्जेक्ट, एक से ज्यादा वर्ब्स और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो सेंटेंस क्या होगा हमारा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड है। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें एरर किस टाइप की बनती है, कैसे हमें पता लगेगा कि भाई इसमें कंपाउंड सेंटेंस की एरर क्या आने वाली है। ये तो हमारी एक पहचान होगी। अब देखो दोस्तों, एरर स्पॉटिंग एरर कैसे बनेगी या सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसका कैसे बनेगा, वो अब आपको बताता हूँ मैं दोस्तों। आगे नोट करके दोस्तों लिखेंगे आप। अब दोस्तों पहला स्टेप है आपका एंड। सबसे ज्यादा स्टेप यहां से इसके पूछे जाते हैं एंड से। एंड जो वर्ड है कंपाउंड सेंटेंस का कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसके साथ क्या सपोर्टिंग एरर बनने वाली है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर एंड के पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, एंड के बाद यहाँ भी आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, मतलब एंड के दोनों साइड में हेल्पिंग वर्ब दी गई है और इसके साथ आपको मेन वर्ब लगाने के लिए जाए, तो आप कैसे इसे एनालाइज करेंगे और कैसे सही करेंगे कि ये सेंटेंस हमारा सही हो जाए। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं आपको यही देखना है। अगर इस हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में और इस हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में, तो ध्यान रखना इसका मतलब ये दोनों हेल्पिंग वर्ब आपकी अलग अलग हैं। मतलब दोनों हेल्पिंग वर्ब्स क्या है हमारी, अलग अलग हैं। तो ये मेन वर्ब भी आपको अलग अलग यूज करनी होगी। और ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मेन वर्ब आएगी कहां से, भाई ये दोनों ही मेन वर्ब क्या हैं, ये दोनों ही मेन वर्ब आपकी एक ही हैं। ये दोनों ही मेन वर्ब क्या हैं, एक ही हैं। कभी आप सोचो एक ही होंगी ये, इसमें ये नहीं है कि दो हों, एक ही हैं। अब बात आती है देखो, अगर ये हेल्पिंग वर्ब अपने साथ मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लेती है और ये हेल्पिंग वर्ब भी अपने साथ मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लेती है, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब दोनों एक जैसी हैं। जब दोनों हेल्पिंग वर्ब एक जैसी आ जाए दोस्तों, तो ध्यान रखना कि ये जो फर्स्ट वाली मेन वर्ब है ये आपको यूज करने की जरूरत नहीं होगी। इस बाद वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ हम इसे यूज कर देंगे, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं आपको सेंटेंस देता हूं, आपको बताना है कि गलती है या नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों सेंटेंस। पहला सेंटेंस है दोस्तों, दे हैव नॉट एंड कैन नॉट डू दिस वर्क। अब दोस्तों ये सेंटेंस आपके सामने है, आपको बताना है कि इसमें गलती कहां पर है। और देखो अर्थ क्या हो सकता है इसका, दे हैव नॉट एंड कैन नॉट डू दिस वर्क। उन्होंने ना तो ये काम किया है और ना कर सकते हैं, मतलब इसका ये है। लेकिन हमें मतलब से कोई मतलब नहीं रखना, हमें अपने पॉइंट पे आना है। वो पॉइंट क्या है हमारा कि भाई हमें एंड मिला और एंड के पहले हमने हेल्पिंग वर्ब कवर कर दी हैव और दूसरी हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारे साथ कैन। अब आप मुझे बताओ कि हैव के साथ क्या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, नहीं आती, थर्ड फॉर्म में आती है। कैन के साथ
क्या मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है? नहीं, फर्स्ट फॉर्म में आती है। अब देखो हैव के साथ तो मेन वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में और कैन के साथ मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में। तो आप बताओ कि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हैं या नहीं है? जब दोनों हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हैं तो करना क्या है, तो भाई इन्होंने इस कैन नॉट के आगे ये तो मेन वर्ब दे दी फर्स्ट फॉर्म में, क्या भूल गए? इस हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब लगाना भूल गए। अब इसके साथ वो जब यहाँ कैन नॉट के साथ पूरी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दे दी है तो हमें भी तो हैव नॉट के आगे यहाँ मेन वर्ब लगानी है। लेकर आगे कहाँ से मेन वर्ब? कहीं से नहीं लानी, जो आगे ये फर्स्ट फॉर्म में, एक तो ये फर्स्ट फॉर्म लगी रहेगी, एक इसी का रूप बनाकर थर्ड फॉर्म में यहाँ लगाना है। क्या हो जाएगा? दे हैव नॉट डन एंड कैन नॉट डू दिस वर्क। और सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों। सेंटेंस है आपका सी डिड नॉट एंड कुड नॉट हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अब दोस्तों ये सेंटेंस है आपके सामने, सी डिड नॉट एंड कुड नॉट हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। ना तो उसने यह क्वेश्चन सॉल्व किया और ना ही कर सकती थी। तो दोस्तों अर्थ नहीं निकालना, अर्थ बिना अर्थ के सेंटेंस कैसे हम सही करें? देखो आपको कुछ नहीं करना, एंड कवर करना है। एंड के पहली हेल्पिंग वर्ब है भाई डिड, नॉट डिड है और डिड के साथ लगा हुआ नॉट। आप कह सकते हो भाई इसके साथ तो मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में। क्या कुड नॉट हैव के साथ भी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है? आपका आंसर होगा नहीं आती। हैव के साथ आती है थर्ड फॉर्म में और डिड के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म में। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है कि भाई इस बाद वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ तो ये मेन वर्ब इन्होंने थर्ड फॉर्म में ही दी है, लेकिन क्या भूल गए? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब लगानी भूल गए। आपको क्या करना है, बोले जी यहाँ तो थर्ड फॉर्म लगी रहने दो और इसी की फर्स्ट फॉर्म बनाकर डिड नॉट के आगे क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर देंगे। सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर मैं एक सेंटेंस और बोल रहा हूँ, उस सेंटेंस को भी आप देखते हैं कि उस सेंटेंस में हमारी क्या गलती है। देखते हैं दोस्तों। सेंटेंस है दोस्तों, राजा हैज नॉट एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर। अब दोस्तों ये सेंटेंस आपके सामने है, राजा हैज नॉट एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर। राजा ने ना तो शादी की है और ना ही आने वाले भविष्य में करेगा। इसका मतलब ये है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, मतलब हमें अपनी सी होना चाहिए कि भाई हैज है, हैज के साथ मेन वर्ब आएगी थर्ड में, और विल है, विल के साथ मेन वर्ब आएगी फर्स्ट में। दोनों डिफरेंट हो गए, और जब दोनों डिफरेंट हो गए, नॉट के विल नॉट के आगे तो इन्होंने मैरी लगा दी फर्स्ट फॉर्म में। क्या भूल गए? बोले ये हैज नॉट के साथ मेन वर्ब लगाना भूल गए। इसी मैरी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम, क्या हो जाएगा? मैरीड। तो हो जाएगा सेंटेंस आपका, राजा हैज नॉट मैरीड एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर। यहाँ तक समझ में आया होगा? अगर दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप एसएससी से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे आपकी वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, चाहे स्टेनोग्राफरी हो, या फिर आपका सीएचएसएल हो या एमटीएस, किसी के लिए भी अगर आपने फॉर्म डाला है तो, और आप अंग्रेजी आप कम समय में करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलेगी। और दोस्तों ध्यान रखना, ऐसी वीडियो मिलेगी जो क्लास आपने कभी अभी तक यूट्यूब पर ना पढ़ी हो, वो चीज़ आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो दोस्तों बढ़ते हैं, देखो आगे एक सेंटेंस और बोल रहा हूँ मैं, वह सेंटेंस और आपको करना है। अब सेंटेंस है देखो दोस्तों, सेंटेंस है दे डू नॉट एंड मे नॉट हेल्प यू
अब दोस्तों ना तो वो आपकी सहायता करते हैं और ना ही कर सकते। अब देखो दोस्तों, यहाँ डू आ गया, डू के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, और बोले जी मे के साथ भी तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, दोनों इक्वल हो गए। जब दोनों ही हेल्पिंग वर्ब इक्वल हो जाएंगी तो मेन वर्ब केवल बाद वाली के साथ लगी रहेगी, जहां आपका देखो मे नॉट के आगे हेल्प लगा हुआ है। अब इस डू नॉट के साथ हेल्प मेन वर्ब लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो कह सकते हैं कि सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे एंड्स है, जोड़ने वाले क्लोज, कि इसे हम कैसे एनालाइज करते हैं। अब बढ़ते हैं आइदर और नाइदर वालों की ओर। तो दोस्तों अब देखो, मैं आपको बोर्ड पे ही लिख रहा हूं, उसके बाद ही आपको समझा दूंगा अभी। अब दोस्तों आता है आपका आइदर और नाइदर नॉर। तो ध्यान रखना दोस्तों, देखो आइदर इसका या कौन और होता है, नाइदर के साथ कौन आता है, नॉर। नॉट ओनली इसके साथ आता है बट आल्सो, एक आता है नन, दोस्तों इसके साथ आता है बट, एक आता है बोध, और इसके साथ आता है एंड। तो दोस्तों ये आपके ऐसे पेयर हैं जिनके साथ हमें अक्सर कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, जब हम स्पोर्टिंग एरर में फाइंड करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब दोस्तों मैं थोड़ी देर को इसे अंडरलाइन करके, मतलब बोथ एंड को इसे बाद में पढ़ेंगे, पहले इन्हें पढ़ लेते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब इसका रूल क्या है, रूल आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप लिख ले। रूल है दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से जुड़े हों, तब दोस्तों उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है। आप कहोगे सर ये पास वाला सब्जेक्ट क्या है, तो मैं आपके सामने देखो डायरेक्शन बना रहा हूं और आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आने वाली है। अब दोस्तों ध्यान रखना, देखो ये शब्द हैं, इनके आगे आपको यहाँ सब्जेक्ट मिल जाएगा, और ये शब्द हैं, इनके बाद भी आपको यहाँ सब्जेक्ट मिल जाएगा, और इसके आगे यहाँ आपको मिलेगी वर्ब। अगर दोस्तों डायरेक्शन आ जाती है कि भाई जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नन वट से जुड़े हों, तब उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है। और पास वाला सब्जेक्ट जो वर्ब के पास में होगा दोस्तों उसी के अनुसार करना। जैसे ये वर्ब है, इसके पास में सब्जेक्ट है ये, तो इसी के अनुसार ये वर्ब सही होगी, इस सब्जेक्ट से आपको भी मतलब नहीं होगा। और अगर वर्ब इस सब्जेक्ट के पास है तो फिर वो वर्ब इसी सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, फिर इससे कोई मतलब आपको नहीं होगा। अब जिसे नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों ले लीजिए। अब मैं बढ़ता हूं सेंटेंस की ओर। अब दोस्तों देखो सेंटेंस देखते हैं, बहुत आनंद आने वाला है आपको इस वीडियो में। आप ये ना सोचें कि भाई हमसे अंग्रेजी नहीं आती, ये इंग्लिश बहुत हार्ड होती है। दोस्तों इंग्लिश हार्ड नहीं होती, इंग्लिश को हार्ड बनाया जाता है। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ये दिक्कत आती है कि सर हमसे इंग्लिश नहीं आती, और बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं वो ज़बरदस्ती बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं कि भाई आपसे इंग्लिश नहीं आती और नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहना। अगर आपसे इंग्लिश नहीं आया 2-2.5 महीने आप लगातार मेरे साथ रहें, और आप आगामी जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं उसमें आप बैठ के देखना। अगर नंबर नहीं आए तो दोस्तों जो चैनल आपने सब्सक्राइब करा है उसे आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कोई कंडीशन आने वाली नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। दोस्तों सेंटेंस बोल रहा हूँ इसका, देखो अब सेंटेंस आपको आइदर यू और ही वर प्लेइंग इन द गार्डन। अब दोस्तों ये सेंटेंस आपके सामने है, बताना इसमें गलती है या नहीं है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, केवल ये देखो कि पहले तो आइदर आया, इसके साथ क्या आ गया और। अब वर्ब क्या है आपने अंडरलाइन कर ली कि बोले जी वर्ब प्लेइंग इसकी वर्ब है, लेकिन इसके पास में सब्जेक्ट कौन है। आप कह दोगे जी इसके पास तो ही है, क्या ही के अनुसार वर्ब आता है, नहीं आता। तो आपको यही अंडरलाइन करके
इसे ही हटा देना है, बोले जी वर्ब के स्थान पर वाज आएगा। हो गया सेंटेंस सही। देखो अगला सेंटेंस, अब सेंटेंस है दोस्तों, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स is taking breakfast, अब दोस्तों क्या है, नाइदर के साथ पहले देखना है हमें, नाइदर के साथ नॉर है या नहीं है। तो दोस्तों इस नाइदर के साथ नॉर है। अब वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, स्टूडेंट है। तो दोस्तों आप बताएं, क्या स्टूडेंट्स के अनुसार इज आता है? नहीं आता। तो क्या आता है, आर। तो बस हो गया सेंटेंस ही। इज के स्थान पर लगा देंगे आर, हो गया सेंटेंस ही। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपको आसानी से नौकरी नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं अभी और लाके आपको परेशान करेगा। वो परेशान क्या करेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो शुरू वाले शब्द थे इन्हें हटा दिया जाता है, कहीं आपको नाइदर ना मिले या आपको आइदर ना मिले तो आपको परेशान नहीं होना। परेशान क्यों नहीं होना, क्योंकि अगर ये शब्द नहीं आएंगे तो इनके बाद वाले शब्द जरूर मिले होंगे और रूल आपका यही फॉलो होगा। देखते हैं सेंटेंस उसे भी। सेंटेंस है दोस्तों, इज आई और यू, इज आई और यू कॉलिंग हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों आप ये बताओ कि इस सेंटेंस में वर्ब के पास सब्जेक्ट कौन है। तो आप कहोगे, बोले जी इज के पास सब्जेक्ट है आई। तो मेरे भाई आप ये बताएं कि इज के साथ जब आई है पास में सब्जेक्ट, तो क्या आई के अनुसार इज आता है? नहीं आता। क्या आता है, एम आता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, एम। अब ये मैं सोच रहा दोस्तों इसमें आइदर तो आया ही नहीं। अरे नहीं आया मत आओ, हमें क्या लेना, आएगा तब देखना है, नहीं आएगा तब देखना है। हमें क्या देखना है, हमें तो वही रूल फॉलो करना था कि भाई यहाँ वर्ब के पास आई है तो आई के अनुसार एम लगाना है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को असर्टिव में बना दूं, असर्टिव का देखो, आई और यू एम कॉलिंग हिम। अब देखो सेंटेंस वही है, अंदर क्या था, ये इंट्रोगेटिव और ये असर्टिव है। अब बताओ, अब वर्ब के पास कौन है? आप कह दोगे जी आपका यू है। तो मेरे भाई यू के अनुसार क्या एम आता है? नहीं आता। क्या आता है, आर। तो लगाओ ना फिर आर, हो गया सेंटेंस सही। अब दोस्तों कंडीशन आती है हमारी कि भाई आइदर वाला भी हमने सेंटेंस पढ़ा, नाइदर वाला भी सेंटेंस पढ़ा। अब इसके साथ जो लास्ट में वर्ड था बोथ, क्या बोथ के साथ भी ऐसा होगा? लेकिन दोस्तों बोथ के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन बोथ के साथ एंड जरूर आता है। आप बोथ की पूरी कंडीशन आप लिख लें, कभी भी सेंटेंस आपको गलत नहीं होगा। दोस्तों मैं बोथ की पूरी कंडीशन आपको लिखवा रहा हूं। बोथ का जो मीनिंग है वो दोनों के लिए होता है, बोथ दोनों के लिए आता है। बोथ के साथ जो कंजक्शन आता है दोस्तों वो एंड होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तीसरी बात कि बोथ कभी निगेटिव में नहीं आता, बोथ का यूज निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि बोथ का यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। अगर दोस्तों बोथ नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है तो क्या करना होगा? तो दोस्तों अगर बोथ नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है तो बोथ के स्थान पर आपको नाइदर का यूज करना है, नाइदर का यूज करना है। और नेगेटिव वर्ड को सेंटेंस में, अगर बोथ का यूज नेगेटिव सेंटेंस में आता है तो उस सेंटेंस में बोथ के स्थान पर नाइदर यूज करना है। और उस सेंटेंस में जो नेगेटिव वर्ड होगा दोस्तों, उस सेंटेंस में जो भी आपका नेगेटिव वर्ड होगा उस नेगेटिव वर्ड को रिमूव करना है, मतलब उसे हटाना है। यह आपको याद रखना है।
देखते हैं दोस्तों सेंटेंस। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो एसएससी की तैयारी किसी भी कहीं भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों जरूर वीडियो को देखें। अब दोस्तों देखो सेंटेंस का क्या हो सकता है। सेंटेंस है दोस्तों बोथ यू और आई हैव completed our work। अब दोस्तों सेंटेंस ये है बोथ यू और आई हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। कहाँ गलती है? बोले जी दोस्तों बोथ के साथ कभी और नहीं आता। बोथ के साथ क्या आता है? बोले जी बोथ का जो पार्टनर है वो तो एंड है, तो आप यहां से और हटा देंगे और एंड लगा देंगे, हो जाएगा सेंटेंस आपका सही, कोई रोकने वाला नहीं है। और देखो एक सेंटेंस है दोस्तों बोथ ऑफ अस इज नॉट प्रेजेंट हेयर। अब दोस्तों सेंटेंस है बोथ ऑफ अस इज नॉट प्रेजेंट हेयर। बोले जी ये बोथ के साथ बोथ का पेयर क्या होता है? एंड, लेकिन इसमें एंड नहीं है। अब आपको ये पता है कि बोथ नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है। भाई जब नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता तो ये तो नेगेटिव वर्ड लगा है ना। जब नेगेटिव वर्ड लगा है तो हमें क्या पता है कि जब बोथ नेगेटिव सेंटेंस में आएगा तो बोथ के स्थान पर नाइदर यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? यहाँ बोथ के स्थान पर लगा देंगे नाइदर ऑफ अस। अब यहाँ तक तो आपने सेंटेंस कर दिया। अब दोस्तों ये भी पता है कि जब नाइदर का यूज करना है और नेगेटिव वर्ड को हटाना है, नेगेटिव वर्ड क्या है? नॉट, इसे हमें हटाना है, तो आ जाएगा नाइदर ऑफ अस इज प्रेजेंट हेयर। तो दोस्तों ये थे आपके कंपाउंड सेंटेंस। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब इसके बाद हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। अब मैं कंबाइंड इसका एक आपको मैराथन क्लास देने वाला हूं। तीनों को एक साथ लेकर इनकी आपको फिर एक्सरसाइज कराएंगे।